हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने कंपोजेबल को परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दो एनोटेशन की, स्टेबल और इम्यूटेबल, और ये क्या होते हैं, कैसे हम लोग इनका यूज़ करते हैं, सब चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कंपोजेबल जो आप लिखते हो वो कन्वर्ट होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, और इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए इसको हम लोग रिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए ये ट्री अपने आप को दोबारा से कॉल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूआई है वो अपडेट होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हम परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइज करने वाले हैं उसमें होगा क्या कि जो ये दोबारा कॉल करके अपने ट्री को अपडेट कर रहा है उसमें से कुछ नोड को हम लोग स्किप करेंगे। तो वो नोड को अगर आप स्किप करोगे तो रिकम्पोजिशन जो होगी वो बहुत तेज़ होगी, और जिसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, कंपोज कंपाइलर क्या करता है, जिसकी वजह से हम लोग स्किप कर सकते हैं किसी नोड को या फिर किसी कंपोजेबल को। सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंपोजेबल। मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, एंड इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कॉलम के अंदर अगेन हमारे पास होगा एक कॉन्टैक्ट रो नाम से कंपोजेबल। इसको हम लोग अभी क्रिएट नहीं किया है, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये एक डेटा क्लास है जिसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, नेम और नंबर। ठीक है, स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हो बन चुका है कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट को हम लोग भेजेंगे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल कंपोजेबल में। और अब मैं क्रिएट करता हूँ अपने कॉन्टैक्ट रो को। सो कंपोजेबल कॉन्टैक्ट रो, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी कॉन्टैक्ट। और इस कॉन्टैक्ट रो के अंदर ऑफ कोर्स रो है तो रो ही होगा, और यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का यूज़ करके हम शो करेंगे इस कॉन्टैक्ट का नेम और नंबर। दैट्स इट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस देने के लिए स्पेसर का यूज़ करूँगा। एंड इस रो के अंदर जो हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको मैं दूंगा स्पेस बिटवीन, थर्ड वन। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा बन चुका है कॉन्टैक्ट रो। और इस कॉन्टैक्ट रो के नीचे जो कि यूज़ हुआ है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल में, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्पेसर का। और क्योंकि ये कॉलम है तो मैं यहाँ पर इसके जो हाइट है इसको दूंगा 20 dp, और इसके नीचे यूज़ करूँगा एक स्विच को। तो स्विच को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्टेट बनाना पड़ेगा सेलेक्टेड नाम से। रिमेंबर ब्लॉक के अंदर हम लोग म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स, मतलब ये जो स्टेट होगा ये बुलियन होगा, और इसको हम लोग यहाँ पर पास करेंगे अपने स्विच के अंदर जो कि हमारा चेक्ड है उसमें। एंड जब भी कोई हमारे स्विच को अगेन चेंज करेगा तो उसके लिए हम अपने इस स्टेट को अपडेट करेंगे। कूल। और इस कॉलम की भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। बेसिकली जो इसका वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको हम देंगे सेंटर में, और जो इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो भी हम लोग देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टली, सो दैट ये बिल्कुल स्क्रीन के बीच में रहे। ओके, तो ये बेसिक सा हमारा दो कंपोजेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉन्टैक्ट रो। और ये जो कॉन्टैक्ट है इसमें हमारा जो वेरिएबल है उसको हमने क्रिएट किया है व्हाइल कीवर्ड का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, भेजेंगे कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर हमारा नेम होगा जो कि मेरा नाम है, और जो इसका नंबर होगा वो भी फेक नंबर होगा। तो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं यहाँ पर ओपन करूँगा लेआउट इंस्पेक्टर को। यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर से लेआउट इंस्पेक्टर को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ और इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा लेआउट इंस्पेक्टर। इसमें आप नोटिस करोगे तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर कॉलम है, और इस कॉलम के अंदर हमारे पास है ये कॉन्टैक्ट रो जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और इस कॉन्टैक्ट रो के अंदर है हमारे पास रो जिसमें बेसिकली हमारे पास है टेक्स्ट और स्पेसर उसके बीच में। ओके, तो मैं इस स्विच को यहाँ पर इनेबल करता हूँ, तो आप यहाँ पर रिकम्पोजिशन के काउंट भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर इसको चेक कर दो, सो रिकम्पोजिशन काउंट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इस स्विच ने चेंज किया इस सेलेक्टेड के स्टेट को और ये दोबारा से रिकम्पोज हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रो है, रो के अंदर हमारे पास है दो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में कोई भी रिकम्पोजिशन नहीं हुआ। दैट मीन्स इसको स्किप किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किन केसेस में इस टेक्स्ट को रिकम्पोज किया जाएगा। उसको देखने के लिए मैं जाऊँगा अपने इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर केवल इस वेल को कन्वर्ट कर दूंगा वार में, और अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। मैं स्विच को ऑन करता हूँ। अब आप नोटिस करोगे मीन्स हमने रिकम्पोजिशन का जो काउंट है उसको बढ़ा दिया। हमने यहाँ पर क्या चीज़ चेंज किया, केवल जो हमने नेम को क्रिएट किया है अपने कॉन्टैक्ट में उसके जो इनिशियलाइजेशन के वक्त हम लोग यूज़ कर रहे थे वाल का, वहाँ पर हमने यूज़ कर लिया वार का।
तो एक्चुअली हुआ क्या, तो देखिए अंडर द हुड चीज़ों को समझने के लिए आपको इसके मैट्रिक्स रिपोर्ट को देखना होगा, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा अपने प्रोजेक्ट लेवल के build.gradle में, और यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपको मैं दूंगा मेरे गिटहब रिपोजिटरी पर, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लो। एंड यहाँ पर मेक श्योर करो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही चीज़ टाइप करनी है, बट इसके नीचे जितने भी चीज़ हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि एक टास्क है और टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग टर्मिनल में ग्रेडल डब्ल्यू का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो ग्रेडल डब्ल्यू असेंबल रिलीज -p, और जो आपने यहाँ पर नेम दिया है इसको यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कर लेना और इसके बाद इज इक्वल टू ट्रू कर देना एंड एंटर कर देना। तो ये बेसिकली आपके लिए एक रिपोर्ट को जनरेट करेगा जो कि रखा जाएगा आपके बिल्ड फोल्डर के अंदर कंपोज मैट्रिसेस फोल्डर में। तो चलिए इसको देखते हैं, एक बार जनरेट हो जाइए, जो कि हो चुका है। और इसको देखने के लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट मोड में, और यहाँ पर आपके पास आएगा बिल्ड फोल्डर, और बिल्ड फोल्डर के अंदर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर जो आपने डायरेक्टरी का नेम दिया था उसी के अंदर ये क्रिएट हो चुका है। आप ओपन करो app_release composable.txt, और आप यहाँ पर नोटिस करोगे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, रीस्टार्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा कैसे, इसको मैं समझाऊंगा आपको जो मैंने पिछला वाला एग्जांपल लिया था उससे। मतलब यहाँ पर मैं इसको वाइल ही रहने देता हूँ, रिपोर्ट है इसको जनरेट करता हूँ, तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। ओके, इस रिपोर्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कुछ कीवर्ड्स, रीस्टार्टेबल, स्कीपेबल, स्टेबल, ठीक है, ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीस्टार्टेबल की। तो रीस्टार्टेबल बेसिकली बताता है स्कोप। जैसे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर स्विच है, तो स्विच के लिए हमने स्टेट बनाई हुई है, तो वो स्टेट में जब भी आप चेंजेस करोगे तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो हमारा टॉप का पेरेंट का कंपोनेंट है या फिर कंपोजेबल है वहाँ से हम लोग रिकम्पोजिशन स्टार्ट करें, या फिर हम लोग स्टार्ट करें रिकम्पोजिशन को अपने कॉन्टैक्ट डिटेल से। वेल ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल से ही रिकम्पोजिशन को स्टार्ट करो ताकि जो आपका परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे। तो बेसिकली रिस्टार्टेबल स्कोप बताता है कि भाई आपको यदि इस कंपोजेबल के अंदर कोई भी चीज़ अपडेट होती है, कोई स्टेट अपडेट होता है, तो आपका जो स्कोप होगा रिकम्पोजिशन का वो होगा इस फंक्शन से। मतलब आप कॉन्टैक्ट डिटेल से ही स्टार्ट करोगे अपने रिकम्पोजिशन को, ठीक है। तो रिस्टार्टेबल केवल स्कोप बताता है। स्कीपेबल, ये जो आपका सेकेंड कीवर्ड है, ये डिसाइड होता है इस चीज़ से कि आपने जो यहाँ पर पैरामीटर भेजा है वो स्टेबल है या नहीं। तो हमारे केस में ये स्टेबल है। अब बात आती है यार स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है। तो यदि मैं आपको अपने इस प्रोजेक्ट में दिखाऊं मेन एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे डेटा क्लास कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी हमारे मेंबर वेरिएबल हैं उनको हमने वाल से क्रिएट किया है, VAL। दैट मीन्स ये इम्यूटेबल हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। यदि आपको चेंज करना होगा तो आप इसको चेंज करोगे इस कॉन्टैक्ट की कॉपी बनाकर। दैट मीन्स आप वेरिएबल नहीं चेंज कर रहे हो, आप पूरी की पूरी नई कॉपी ही बना दे रहे हो। तो ये चीज़ बिल्कुल स्टेबल है। अब अनस्टेबल कैसे होगा, तो अनस्टेबल करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा वार का, ठीक है। तो अब कंपोज कंपाइलर को कोई भी आइडिया नहीं है कि आपने जो यहाँ पर वार नेम बनाया हुआ है ये आपने चेंज किया है या नहीं। तो रिकम्पोजिशन के दौरान वो श्योर तो है नहीं कि इस चीज़ को आपने चेंज किया है कि नहीं। तो इस वजह से जो रिकम्पोजिशन हो रहा था आपका वो इस चीज़ का भी हो रहा था। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो पॉइंट बस इतना है कि जब आपने यहाँ पर वाइल का यूज़ किया तो कंपोज कंपाइलर को पता है कि ये चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती, तो मैं क्यों इस कॉन्टैक्ट रो को रिकम्पोज करूँ, मतलब मैं क्या बेवकूफ़ हूँ। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर वार का यूज़ किया तो कंपोज कंपाइलर बोलेगा भाई मुझे क्या पता यार, तुमने चेंज कर भी दिया हो इस वेरिएबल को। तो ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी ये आपका कॉन्टैक्ट रो जो है ये रिकम्पोज होगा, ठीक है। और यदि आप इसके अगेन इस कोड को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको स्टेबल की जगह अनस्टेबल देखने को मिलेगा। वेल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप अगेन इस रिपोर्ट को जनरेट करो। ओके, जनरेट हो चुकी रिपोर्ट, और अब आप देखोगे ये कॉन्टैक्ट अनस्टेबल हो चुका है। मतलब कंपोज कंपाइलर बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता, अगर आप इसको चेंज करते हो नहीं करते हो, मैं दोनों केस में आपका जो कॉन्टैक्ट रो है उसको रिकम्पोज करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो एनोटेशन है, स्टेबल और इम्यूटेबल। तो सबसे पहले हम स्टेबल की बात करते हैं। तो स्टेबल करता क्या है, जैसे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में यहाँ पर कंपाइलर को नहीं पता है कि ये चीज़ अपडेट हुई है नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस क्लास को एनोटेट कर देते हो स्टेबल से, तो यहाँ पर अंडर द हुड काम ये होगा कि आप कंपोज कंपाइलर ये चेक करेगा कि नेम आपने चेंज किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया होगा
तो रिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए मैं अगेन अपने एमुलेटर को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, इन्हेंस करना चाहते हो, तो आपको मेरे कोर्सेज को ज़रूर चेक करना चाहिए। पहली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे वेबसाइट की, जहाँ पर आप मेरे कोर्सेज को चेक कर सकते हो। तो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। यदि मैं इस बटन को चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि हमारा जो कॉन्टैक्ट रो का कंपोजिशन है वो स्किप हो चुका है। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्टैक्ट का नेम है वो अपडेट नहीं हुआ है। वेल ऐसा क्यों? तो रिकमेंडेड वे ये है कि जब भी आप इस टेबल का यूज़ करो तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल को आप अपडेट करना चाहते हो उसको आप म्यूटेबल स्टेट के तौर पर करो। मतलब कहने का ये यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग है तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग से इस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर आपको ये रिकम्पोजिशन अचीव करना है तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा म्यूटेबल स्टेट का। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम से, और इसका जो टाइप होगा ये होगा म्यूटेबल स्टेट और टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। ऑलराइट, यहाँ पर मेरे पास होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसके जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा एम्प्टी। क्योंकि यहाँ पर नेम सेम हो रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर से जो वार है इसको रिमूव कर देता हूँ और इनिट के अंदर इसको सेट कर देता हूँ। सो दिस डॉट नेम, ये नेम होगा जो हमारे क्लास के अंदर हमने क्रिएट किया है वो वाला, इसको मैं अपडेट कर दूंगा नेम से। वेल यहाँ पर नेम तो क्या है, एक म्यूटेबल स्टेट है, तो इसकी वैल्यू को मुझे अपडेट करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एरर देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि अब ये जो है ये बन चुका है म्यूटेबल स्टेट, तो इसकी वैल्यू से हमें प्ले करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सब जहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लूँगा। ऑलराइट, सो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ओके, तो ऐप हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं यहाँ पर इस स्विच को क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करोगे जो हमारा कॉन्टैक्ट रो है ये रिकम्पोज हुआ है, और इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है नेम का वो भी रिकम्पोज हुआ है, लेकिन जो हमारा नंबर है उसका जो रिकम्पोजिशन है वो स्किप हुआ है, विच इज़ अ वेरी करेक्ट बिहेवियर। तो बिल्कुल सही बिहेवियर हमने अचीव कर लिया है, और हमने यहाँ पर एनोटेट किया है इस टेबल से अपने क्लास को। तो इस टेबल से हम लोग तब एनोटेट करते हैं जब हम लोग ये चाहते हैं या फिर कंपोज कंपाइलर को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा क्लास है इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं इनमें एक वेरिएबल या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं या फिर म्यूटेट हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबल एनोटेशन का। इम्यूटेबल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग श्योर होते हैं कि जो भी हमारा क्लास है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इम्यूटेबल डेटा क्लास लेट अस सपोज फेक, और इसके अंदर एक वेरिएबल है ए नाम से, टाइप इसका है स्ट्रिंग, और बिल्कुल इसी तरीके से है बी नाम से एक वेरिएबल, इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो इस फेक क्लास को मैंने एनोटेट किया इम्यूटेबल से। दैट मीन्स इसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको हमने क्रिएट किया होगा वाल कीवर्ड की हेल्प से। लेकिन क्या हो यदि मैं यहाँ पर इसको वाइड से कन्वर्ट कर दूँ, तो अभी जो हमारा ए है ये म्यूटेट हो सकता है। तो इट्स ऑन यू, अगर आप इम्यूटेबल यहाँ पर एनोटेट कर रहे हो तो कंपाइलर इसको इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके परफॉर्मेंस में दिक्कतें आएंगी, ड्यूरिंग द रिकम्पोजिशन आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेबल है और जो इम्यूटेबल है इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को यदि आप जानते हो और ये भी मानते हो कि आपका जो क्लास है ये उस रूल को फॉलो कर पाएगा, तो आप इसको एज अ इम्यूटेबल एनोटेट करो, एज अ स्टेबल एनोटेट करो। यदि आप नहीं जानते हो तो मत करो। ठीक है, इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। तो मानो मेरे पास एक वेरिएबल है ए, टाइप है इसका इंट और ये है नल। ठीक है, तो अगर मुझे किसी फंक्शन को कॉल करना होगा इस ए से, तो ए क्वेश्चन मार्क डॉट करके मैं यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये श्योर हूँ कि ये ए हमारा जो है ये कभी भी नल नहीं होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नल हुआ तो आपका एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर डबल एक्सक्लामेटरी का यूज़ कर रहे हो, तो आप तो ये पता है कि ये चीज़ कभी भी नल नहीं होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आपने यहाँ पर इम्यूटेबल का यूज़ किया तो आपको ये पता है कि जो ये आपका क्लास है ये इम्यूटेबल है। यदि ये म्यूटेबल होता है तो जैसे वहाँ पर क्रैश हो रहा था वैसे यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस में इशूज़ आएंगे, ऑप्टिमाइजेशन के टाइम इशू आएगा, रिकम्पोजिशन के टाइम इशू आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टेबल है, आप यहाँ पर इम्यूटेबल भी यूज़ करोगे ना, तो यार काम आपका बिल्कुल सही ही होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ और इसके मैं मैट्रिसेस को भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मैं इसको चेक करता हूँ। आप देखोगे बिहेवियर बिल्कुल सेम है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर इम्यूटेबल का भी यूज़ कर लिया है तब भी। तो अगर मैं इसके रिपोर्ट को आपको दिखाऊँ, टर्मिनल पर जाकर मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसमें भी आप देख सकते हो जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो अभी भी स्टेबल बना हुआ है। स्टेबल के टाइम पे भी ये स्टेबल था, अभी के टाइम पे भी ये स्टेबल है। लेकिन अब जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं इम्यूटेबल के वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस केस में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आपको यहाँ पर रिकम्पोजिशन के टाइम कुछ दिक्कतें देखने को मिले। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इम्यूटेबल स्टेबल इसके कुछ रूल्स हैं, और अगर आप इन रूल को जानते हो और ये मानते हो कि आपका जो क्लास है वो इन रूल्स को फॉलो करेगा प्रॉपरली, तभी आप इसको एनोटेट करो, नहीं तो मत करो। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगी, ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हो आप कुछ और कर बैठोगे। तो मेक श्योर करो स्टेबल और इम्यूटेबल का यूज़ आप तभी करना जब आप श्योर हो कि इसके जो रूल्स हैं वो प्रॉपरली आपका क्लास फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। नाउ एक चीज़ और है जो आपको मुझे बतानी है, वो ये है कि जितने भी हमारे कलेक्शन होते हैं वो सारे कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अनस्टेबल ही होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यदि लिस्ट का यूज़ करूँ, जो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर भेज रहा हूँ, इसमें मैं लिस्ट को भेजूँ, राइट, तो मुझे यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना होगा लिस्ट ऑफ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसके रिपोर्ट को जनरेट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो लिस्ट है ये अनस्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो क्योंकि ये लिस्ट जो है ये म्यूटेबल भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है, इस वजह से जितने भी हमारे कलेक्शन होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अनस्टेबल ही होते हैं। अगर आपको इस लिस्ट को स्टेबल बनाना है या फिर आपको इम्यूटेबल लिस्ट या फिर इम्यूटेबल कलेक्शन को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ का, कॉर्टेनेक्स कलेक्शन इम्यूटेबल। तो ये बेसिकली कुछ कलेक्शन है जो इम्यूटेबल होते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली अपने बिल्ड ग्रेडल में डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा। तो ये रही हमारी डिपेंडेंसी, आप सिंपली इसको ऐड करके सिंक कर सकते हो, और आप अपने मेन एक्टिविटी पे जब वापस जाओगे तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो ये रहा मेरा इम्यूटेबल लिस्ट, और क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो यहाँ पर इम्यूटेबल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसिस्टेंट लिस्ट ऑफ। ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली उस लिस्ट को जो कि म्यूटेबल थी, अनस्टेबल थी, उसको आप स्टेबल में कर सकते हो, इम्यूटेबल में कर सकते हो। तो अगर मैं इसके रिपोर्ट को जनरेट करूं तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो अब हमारा कलेक्शन है वो स्टेबल हो चुका है, क्योंकि ये इम्यूटेबल लिस्ट है, ये चेंज नहीं हो सकती, इस वजह से ये स्टेबल हो चुका है। तो अगर आप कलेक्शन के साथ प्ले करना चाहते हो जो कि इम्यूटेबल हो, तो आप इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको इम्यूटेबल कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, लाइक लिस्ट, सेट एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने पैरामीटर को स्टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि इम्यूटेबल और स्टेबल ये दो चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये नोटिस रखना है कि जब आप इसका यूज़ करो तो आपके जो भी क्लास हैं या फिर जिसके ऊपर आप इसको यूज़ कर रहे हो वो चीज़ इसके सारे रूल्स को फॉलो कर रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने जाओगे तो कुछ और हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके आएगी, परफॉर्मेंस भी आपकी हिट हो जाएगी। तो मेक श्योर करो आप जब भी इसको यूज़ करो तो जो इसके रूल्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पर सब चीज़ों को कवर कर ली है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग।